ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। इसलिए कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग में सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल एडवाइजर हैं। डॉक्टर राकेश नमस्कार, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हम बहुत बहुत आपका भी आभारी हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि कहीं हम भी संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे में हम इस डर को अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह कोरोना की इस जंग का मुकाबला कर सकते हैं? सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अभी अगर हम आज की स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो अगर पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड नहीं है कोरोना से जी। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या 1,35 करोड़ है जी। तो सब के सब लोग दिमागी परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सहमा हुआ है कि हमें कहीं कोरोना न हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इस डर को निकालना है। डर कैसे निकलेगा कि सबको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी 80 से 90% लोगों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। सिर्फ 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको कि ज्यादा दवाओं की जरूरत पड़ती है, या 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की जरूरत पड़ती है, और 1 से 2% लोग हैं जिनकी इस जंग में मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन डर बहुत ज्यादा है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और जब तक हम अपने दिमाग से डर को नहीं निकालेंगे हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे जी। और डॉक्टर राकेश, इसमें बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि लगभग जो है 90% के आसपास लोग होम आइसोलेशन में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि घर पर रहते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह का खान पान रखना है? आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा है। आजकल ज्यादातर लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन ही एडवाइस कर रहे हैं, जिनमें की बहुत सारी चीजें ये है कि आप अपने घर में रह के अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, अपने मन का खाना खा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ आप अपने को ज्यादा सेफ महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपने मन से कोई दवाएं न खाएं, कोई इलाज न करें, नंबर 1। दूसरी चीज है जैसे कि हम लोग और भी पेशेंट्स को कहते हैं कि अपनी मॉनिटरिंग आप स्वयं करिए जी। आप अपना पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक स्टेटस की रेगुलर डेली जांच करें। और अगर इनमें कोई भी चीजों में तब्दीली होती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। खान पान में अपने पानी खूब ज्यादा पीना है, हाइड्रेशन रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, योगा, और आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपने घर में रहना है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना है। ये नहीं है कि आप एकदम बिस्तर पे लेटे रहें, क्योंकि उससे आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो भोजन का ख्याल रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है और अपनी मॉनिटरिंग खुद करनी है। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार कोविड के दौरान मरीज किस तरह की लापरवाही या गलतियां करते हैं जिससे वो माइल्ड यानी सामान्य से सीवियर या गंभीर कोविड में चले जाते हैं? ये हमने बहुत बार देखा है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो मरीज घर पे ठीक हो सकता है वो बाद में आईसीयू में लैंड कर जाता है। कैसे होता है ये? हमने
बहुत सारे पेशेंट में देखा है कि जब उनको शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि शुरुआत में हर एक को बहुत हल्के माइल्ड लक्षण होते हैं, हल्का सा जुकाम हुआ या हल्का सा गले में खराश हुई, उसको वो इग्नोर कर देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं लिविंग इन डिनायल, कि हमको तो ये बीमारी नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर किसी ने टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई, तो उसने कहा नहीं मुझे तो कोरोना नहीं है। दूसरी चीज ये है, उससे उसके ट्रीटमेंट में, उसके इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाती है और बीमारी अंदर अंदर बढ़ती रहती है। तीसरा मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी अपने मन से भी या किसी से पूछ के, बिना डॉक्टर की सलाह के, स्टेरॉइड का यूज कर लेते हैं। जी। शुरुआत के ही दिनों में बुखार कम नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब मैं स्टेरॉइड खा लिया, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देते हैं। तो इसकी वजह से आगे चल के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसका कि हम आपको बाद में जिक्र करेंगे, जैसे कि ब्लैक फंगस भी हमने देखी इसकी वजह से हो जाती है। स्पेशलिस्ट को टाइम पे कंसल्ट नहीं करते हैं और इन सब कारणों से कई बार ट्रीटमेंट का डिले हो जाता है या कई बार आपने इन्वेस्टिगेशन दिया और उसकी रिपोर्ट आने में बहुत देर हो जाती है। इस वजह से ये सब चीजें माइल्ड डिजीज सीवियर कोविड में कन्वर्ट हो जाती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने लिसनर्स के साथ शेयर की। और डॉक्टर राकेश, कोविड के इलाज में एंटीबायोटिक्स की क्या भूमिका है? बहुत से लोग शुरुआत से ही एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है? देखिए, पहली चीज बता दें कि आपको सब लोगों को ये पता है कि ये जो कोविड है एक वायरस है। जी। वायरस में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। वायरस में एंटीवायरल ड्रग्स हैं और अभी इस बीमारी में कोविड-19 में एंटीवायरल ड्रग्स की अभी जो हम लोग थोड़ी बहुत यूज कर रहे हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल है। कितना असर करती हैं, कितना नहीं करती, ये अभी विवाद का विषय चल रहा है। जी। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत में एंटीबायोटिक्स 3 से 4 डेज नहीं दी जाए। अगर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो इस वजह से उन एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि कई बार बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है शुरुआत में वायरस के अटैक की वजह से, तो जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको टेक ओवर कर लेते हैं। तो उस समय भी हम लोग बहुत हल्की एंटीबायोटिक्स या एक आध हल्की एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन अगर आपने कई सारी एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले ली तो उससे सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं आगे चल के, और वायरल इन्फेक्शन तो अपनी जगह पे है ही है, वो तो उस पर कोई असर नहीं करता, और फंगल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं और बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जी। और डॉक्टर राकेश, आपका डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट और केयर में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें किस तरह की विशेष सावधानी रखनी है? इसमें भी वो लोग जो इसकी मेडिसिन ले रहे हैं या जो इंसुलिन पर हैं? डायबिटिक पेशेंट देखिए स्पेशल रिस्क ग्रुप कहलाता है, खासतौर से कोविड में या और भी कई तरह की बीमारियों में। डायबिटीज इटसेल्फ जो है वो एक इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सप्रेस होता है नॉर्मल आदमी की वजह से, नॉर्मल आदमी के कंपेरिजन में। जी। तो उसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपने खान पान में डॉक्टर को की सलाह से डायबिटीज में क्या परहेज करना है। उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता है कि डायबिटिक डाइट लें, अपनी दवाएं जो पहले से खा रहे हैं उनको लेते रहें। कई बार देखा गया उन्हीं दवाओं से जो पहले आप जिससे कंट्रोल रहते हैं वही दवाएं जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लेके उनकी डोज भी एडजस्ट करते रहें। और सबसे जरूरी चीज है कि फास्टिंग और पीपी 2 घंटे बाद वाली शुगर को डेली मॉनिटर करें। डेली मॉनिटर करना है। जी। और डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की वजह से क्या हार्ट यानी दिल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कई बार कोविड मरीजों में कार्डियक अरेस्ट की समस्या भी देखने में आ रही है। अगर कोविड की वजह से हार्ट इन्फेक्टेड है तो हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? देखिए, इसमें मेरे को ये कहना है कि 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो हेल्दी यंग पेशेंट्स हैं जिनको कार्डियक की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनको भी कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरे वो पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, एजेड हैं, या जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी पहले से ही है। तो उनको तो विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उनको सीने में दर्द हो रहा हो, धड़कन हो रही हो, सांस फूल रही हो, सीवियर स्वेटिंग हो रही हो, चेस्ट में हैवीनेस हो रही हो, या बहुत पसीना आ रहा हो, तो जरूर उनको समझना चाहिए कि कुछ ये वायरस जो है ये हार्ट पे भी इफेक्ट कर रहा है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको एकाएक घबराहट है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि पल्पिटेशन है, उनकी हार्ट रेट बढ़ के 120-130 चली जा रही है, जो कि अभी 25 साल के यंग एज ग्रुप में है। तो कई बार ये देखा गया है कि हार्ट अटैक एक ब्लड वेसल की बीमारी है। इसके अलावा एरिथमियाज, हार्ट रेट एकदम से तेज हो जाना या हार्ट रेट एकदम से कम हो जाना, या कभी कभी हार्ट में क्लॉटिंग हो जाना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं इस बीमारी में। और इसके लिए लोगों को मैं चाहूंगा कि सतर्क रहें
और इसके लक्षणों को अपना मॉनिटर करते रहें। अगर जरा भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जी। और डॉक्टर राकेश, इस समय सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसका खतरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या डिजीज है और इससे बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, आजकल काफी चर्चा है इस बीमारी की, म्यूकोरमाइकोसिस की, है जिसको हम लोग ब्लैक फंगस भी कह रहे हैं। बेसिकली फंगस तो हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। ये यूजफुल भी होती हैं और ये फंगस जो है हमारे आसपास वातावरण में रहती है। जहां भी मिट्टी है, जहां धूल उड़ती है, खासतौर से खेतों में ये रहती हैं। और जहां भी देखती हैं कि बॉडी इम्यूनिटी कम हुई, वो तुरंत ही आपके शरीर को अटैक कर देती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको ये फंगस अटैक नहीं करेगी। लेकिन बहुत बार देखा गया जो पेशेंट डायबिटिक हैं, बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनकी बॉडी इम्यूनिटी घट जाती है। और इस बार हम लोगों ने सेकेंड वेव में इस तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि अभी आज ही मैंने 2 पेशेंट्स देखे हैं अपने हॉस्पिटल में जो म्यूकोरमाइकोसिस के थे। उनकी सर्जरी करानी पड़ी और अब उनको एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे सतर्क रहें, स्पेशली जो लोग डायबिटिक्स हैं और जो लोग स्टेरॉइड पे रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको बचने के लिए जरूरी ये है कि आप मट्टी वाली जगहों, बिकॉज ये जो फंगस है ये मट्टी में काफी रहती है, या जो लोग खेतों में काम करते हैं या जो लोग बागवानी का काम करते हैं, ये चीजें वहां से आपके सांस के द्वारा, नाक के द्वारा आपके अंदर चली जाती है फंगस। और ये बाद में आपके साइनसेस को, आपके आईज ऑर्बिट को, आईबॉल को, और वहां से ये ब्रेन में चली जाती है। तो ये बहुत फास्ट ग्रो करती है, बिकॉज आपकी बॉडी उनको डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका होता है। तो ये देखा है कि विद इन फ्यू डेज पेशेंट आईसीयू में जाता है और इसमें मॉर्टेलिटी रेट इज मोर अराउंड 50%। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, इसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर राकेश, अब हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जो कोविड से तो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें दोबारा से बुखार आना, चेस्ट में कंजेशन हो जाना, खांसी बनी रहना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, जैसे कि मोस्टली ये देखा गया है कि जो कोविड के पेशेंट हैं, मोस्टली जो बहुत हल्के पेशेंट्स हैं वो लगभग 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 1 हफ्ते में। और जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो भी 2 हफ्ते में लगभग ठीक हो जाते हैं, उनके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, कोविड नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास आजकल बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं जो ठीक होने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ज्यादातर लोगों में सर में दर्द, भारीपन, बॉडी में दर्द, पूरे बदन में दर्द, बहुत ज्यादा वीकनेस, भूख का ना लगना, नींद का ना आना, धड़कन बढ़ जाना, और सबसे बड़ी चीज है एंग्जाइटी न्यूरोसिस। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। ठीक होने के बाद भी बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद अभी हम ठीक नहीं हुए हैं, और कभी कभी थोड़ी खांसी आ जाना या थोड़ी सांस फूल जाना। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो इन छोटी छोटी चीजों के लिए तमाम सारे अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और सीटी स्कैन करा रहे हैं और फिर हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा समय लगता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है, इसमें आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अपनी हाइड्रेशन मजबूत रखिए, खूब पानी पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, अपनी शुगर, अगर आप पेशेंट हैं तो शुगर को कंट्रोल करिए, और योगा और एक्सरसाइज का बहुत रोल है। अगर मसल्स जो है वो आपकी स्ट्रांग है और आपके लंग्स में आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके लंग्स में अगर निमोनिया हो भी चुका है तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने सिम्टम्स को वॉच रखिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और उनमें कई बार सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपका फीवर बहुत ज्यादा है, 100 या 101 जा रहा है, आपका सेचुरेशन दोबारा डाउन हो रहा है, काफी चिंता की विषय है। इस समय जरूर कंसल्ट करें, बट हल्के फुल्के सिम्टम्स के लिए आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जी। और डॉक्टर राकेश, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद जो वैक्सीनेशन है उसको 3 महीने के लिए टालने का सुझाव दिया है। कोविड-19 के लिए गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ टीकाकरण के संबंध में ये नई सिफारिशें साझा की हैं और इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये आपने जो बताया ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है और ये आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी आदमी को, ये हमारे से बहुत सारे पेशेंट ये सवाल भी पूछते हैं कि मुझे कोविड हो गया, हम कितने दिन बाद
अपना वैक्सीनेशन ले चुके हैं, तो उसमें कई तरह के पेशेंट हैं जो पहला वैक्सीन लगवा भी चुके हैं, उनमें से किसी को हो गया तो ठीक होने के 3 महीने बाद आप कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज आपके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर आपने नहीं लगाया तो भी आप 3 महीने बाद ही लगाएं। और मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और जो बूस्टर डोज है, सेकेंड डोज जब आपको लगेगा तो वो काफी दिनों तक आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। जी। और डॉक्टर राकेश, कोविड के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने में, विशेषज्ञों की सलाह देने में आम लोगों तक आकाशवाणी समाचार की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आकाशवाणी की भूमिका तो हम लोग बचपन से देखते आए, हर चीज में जागरूकता फैलाने में, इसको करने में शुरू से हम लोग ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहे हैं। और आज खास तौर से अभी जब इस दौर में हम लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों ने काफी प्रिवेंटिव चीजें, जब भी कोई न्यूज शुरू होती है या कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है उसमें आप लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे आप मास्क लगाएं, कैसे डिस्टेंसिंग करें, बार बार हाथ धोएं और क्या क्या प्रिकॉशन लें। तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही बड़ी पहल है और आपका जो प्रोग्राम है ये इतनी ज्यादा लोग सुनते हैं, काफी दूर दूर तक लोग इसका पालन भी करते हैं और ये बहुत ही फायदा पहुंचा रहा है जो हमारे देश के लोग हैं कोविड के प्रति जागरूकता फैलाने में। वैक्सीनेशन के बारे में भी आप लोग काफी चीजें बताते रहते हैं लोगों को, दवाओं के बारे में, और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन भी आप लोगों के द्वारा चलता रहता है। जी डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं उनके मन में। और सबसे पहले हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहां से प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रदीप जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि सर मेरे को पॉजिटिव हुए 1.5 महीना हो गया। जी। और जी। सर मेरे स्मेल और टेस्ट का ना आना सर कब तक आएगी या नहीं आएगी, ये डर है। और सर दूसरा सवाल है कि आप मल्टीविटामिन कमजोरी की वजह से टेबलेट खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जी डॉक्टर राकेश, 2 सवाल हैं इनके। 1.5 महीने पहले कोविड हुआ था, अभी तक इनका टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आए हैं, कब तक आ जाएगा? और इन्हें थोड़ी वीकनेस या कमजोरी है तो क्या ये विटामिन की टैबलेट्स ले सकते हैं? बिल्कुल, ये जो आपकी समस्या है ये बहुत सारे पेशेंट्स में हो रही, घबराने की बात नहीं है। ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट और स्मेल हमारा जाता क्यों है, क्योंकि वायरस जो है, जो आपकी नाक के अंदर नर्व्स होती हैं जो ब्रेन में आपके स्मेल को ले जाती हैं और टेस्ट को आपके ब्रेन तक ले जाती हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। और खास तौर से अगर आपकी एज ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है तो नर्व्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत अफेक्टेड है, तो ये उनमें ज्यादा करती हैं और ज्यादा टाइम तक रहती हैं। बट हमारे पास अभी तक जितने भी पेशेंट आए हैं वो सभी ठीक हो गए, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ पेशेंट्स में टाइम ज्यादा लग रहा है और कुछ पेशेंट जो यंग हैं या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है उनमें टेस्ट और स्मेल जल्दी वापस आ रही है। तो मेरे राय से आप बिल्कुल परेशान न हो। शायद 1 महीना या किसी पेशेंट में 2 से 3 महीने भी लग रहे हैं। जहां तक विटामिन का सवाल है, आपको कोई भी हर्ज नहीं है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन लें। बट साथ में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, एक्सरसाइज भी करें और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा की मसल्स एक्सरसाइजेज बॉडी की करें। जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग में सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल एडवाइजर डॉक्टर राकेश कुमार। आप भी डॉक्टर राकेश से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर चांदनी चौक से जयकिशन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। जयकिशन जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक बुजुर्ग हैं जी और उनको दोनों इंजेक्शन भी लग गए हैं, 70 साल के ऊपर हैं जी, और उसके बाद उनको अभी कोविड हो गया है और कोविड भी अब ठीक हो गया है, तो क्या उनको ब्लैक फंगस होने के चांस हैं? और अगर हैं तो उनको घर में रहते हुए क्या करना चाहिए? कोई चीज खाने पीने या कोई योग या कोई फल खाने से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर किसी को कोविड हो जाए जी तो दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट एक किट देती है, उसमें एंटीबायोटिक भी देती है, बुखार उतारने की दवा भी देती है, ताकत की भी देती है, जिंक भी देती है जी। तो क्या उसके साथ साथ हमें जो ये अभी 64 जो
आयुर्वेदिक दवा आई है जी। या जो अभी DRDO ने पाउडर बनाया है, तो क्या हम उसके साथ उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? भाई ये मेरे 2 क्वेश्चन। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो जयप्रकाश जी को ये बता देते हैं कि जो आयुष 64 है, हम अपने कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों को बुलाते रहते हैं। कल भी हमने बुलाया था और वो इसका बेहतर जवाब देते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, इन्होंने पूछा है कि 70+ उम्र है और दोनों डोजेस ले चुके हैं, तो ऐसे बुजुर्गों में भी क्या ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, वो तो मैं कहूंगा कि बहुत ही कोरोना वॉरियर हैं ये, बिकॉज इन्होंने कोरोना को हरा दिया है। इस उम्र में भी इन्होंने 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी इनको कोरोना हुआ और ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। दूसरी चीज ये है कि ब्लैक फंगस ज्यादातर, जैसे पहले बताया, उन्हीं लोगों में होती है जो हाई डायबिटिक हैं और जो स्टेरॉइड पे हैं या वो पोस्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज, यानी जिनको इम्यूनोथेरेपी चली हो कैंसर की या पोस्ट ट्रांसप्लांट हो। एक नॉर्मल बुजुर्ग होने से भी कोई जरूरी नहीं है कि उनको ब्लैक फंगस हो जाए। तीसरी चीज ये कि उससे बचा कैसे जाए कि और उसको प्रिवेंशन क्या किया जाए। हर आदमी की एक उम्र के बाद बॉडी रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन फंगस डिजीज इतनी कॉमन नहीं है। आपको साफ सफाई रखनी है, उनको कम से कम 1 महीने तक अभी बाहर गार्डन में या कहीं खेतों में या ऐसी जगह पे जहां मट्टी उड़ती हो, धूल उड़ती हो, वहां पे जाने से रोकना है। नाक को बार बार न छुएं, हाथ को क्लीन करें। ये जो हम लोगों की रेगुलर वाली सफाई वाली चीज है, तो फंगस से वो बचे रहेंगे। ताजा भोजन करें, कोई भी बासी चीज या रखी हुई चीज, क्योंकि फंगस घर में भी ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा कि आप केला रख दीजिए या सेब कहीं मेज पे थोड़ी देर रख दीजिए, उसमें ब्लैक स्पॉट से पड़ जाते हैं। दैट इज इनफैक्ट दी ब्लैक फंगस। वो कहीं भी फंगस हो सकती है, हवा में रहती है ये फंगस। तो इसलिए सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताजा खाना खाएं, फल हैं, और अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करें। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, अगर ये अच्छी अपनी बॉडी इम्यूनिटी रखेंगे तो इनको कोई ब्लैक फंगस वाले डरने की जरूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर राकेश, अब हम रुख करते हैं हरियाणा में सिरसा का, जहां से पप्पू राम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। राम राम सर जी। राम राम जी। राम राम। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को भी राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है जी। जैसे DRDO ने ये तो पाउडर काटे हैं जी, और ये टीके भी लग रहे हैं कोरोना के। बिल्कुल। तो इनमें सर जी आप बताओ, ज्यादा असरदार कौन सा है, टीका है या ये पाउडर ज्यादा असरदार है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, टीके का काम है कि आपको बीमारी होने ना पाए। टीका का रोल ये है कि आप अगर टीका लगवाए हैं तो आप बीमारी से बचे रहेंगे, या बीमारी अगर हुई भी तो हल्के फुल्के में आपकी ठीक हो जाएगी, आप सीरियस बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो DRDO का नई दवा आई है जी, 2DG करके, वो एक पाउडर फॉर्म में है। वो बीमारी होने के बाद खाने के लिए है, और वो भी उन पेशेंट्स के लिए है कि जो बहुत हल्के सिम्टम वाले, उन मरीजों के लिए नहीं है। माइल्ड लोगों के लिए, मॉडरेट सिम्टम्स के लिए है। और उसका काम यह है कि वो बॉडी में कोरोना वायरस का ग्रोथ को रोक देती है और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती है। तो वो कोरोना होने के बाद दी जाती है, ये नई दवा जो आई है, और वैक्सीन पहले दी जाती है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पर रोल है। जी। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में, जहां से जसवंत जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जसवंत जी नमस्कार। नमस्कार साहब। जी जसवंत जी, बताइए कैसे हैं और क्या जानना चाहते हैं? जी। आपको बहुत बहुत, आप अच्छा जी कार्यक्रम हमको सुनवाते हैं। आज हमारे बीच में राकेश जी जो डॉक्टर साहब हैं जी, और जिनकी वजह से आज हम कोरोना की जंग को जीतने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बारीकी से डॉक्टरों से, कई नर्सों से, किसी न किसी वर्ग से। जी बिल्कुल जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। डॉक्टर राकेश जसवंत जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, शायद उनका फोन जो है कट गया है। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर कोविड से बचाव हम कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी 2 खुराकों के बीच जो अंतर है वो 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। तो इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो लोग
पहली डोज लगवा चुके हैं, अब वो दूसरी डोज में उन्हें नए तरीके से प्लान करना पड़ेगा? जी, गवर्नमेंट का ये अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन आया है और ये जो रिकमेंडेशन है ये एक साइंटिस्ट की कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। ये देखा गया है कि जो लोग थोड़ा रुक के इसको लगवाते हैं 12 हफ्ते के आसपास, तो उनमें बॉडी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी बन रही है और वो ज्यादा दिनों तक चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो साइंटिस्ट एविडेंस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और थोड़ा रुक के लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। जी, और इस बीच महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं बड़ौद से। हेलो महेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, स्वागत है। आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है जी, और हमें बहुत बेहद खुशी मिलती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे डॉक्टर साहब जो है हमारे सवालों का जवाब देते हैं। जी महेश जी, बताइए आज क्या पूछने वाले हैं आप? आज पूछना चाह रहा हूँ जी, मैं बुखार आ जाने पर जो है शरीर में बेहद दुर्बलता और जो है दर्द रहता है जी, और सूंघने की शक्ति भी गायब हो जाती है और ना ही किसी खुशबू का पता लगता जी। इसका क्या निवारण है, आप बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर राकेश, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। डॉक्टर राकेश जी। जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये ज्यादातर लोगों में देखने में आ रहा है जब बुखार तेज कोरोना की वजह से होता है, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी आपके एक श्रोता को बताया था कि वो जो स्मेल की नर्व्स है उनको अफेक्ट कर देता है और आपके सूंघने की और स्वाद की क्षमता कम होती चली जा रही है। लेकिन ये इरिवर्सिबल नहीं है। अगर आपको कोई और बीमारी साथ में नहीं है, या एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन या डायबिटीज नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। इसके लिए मैंने देखा है कि सिर्फ थोड़े बहुत जो आप लोग रेगुलर विटामिन यूज करते हैं, B1, B6, B12 टाइप के, इनको आप यूज कर सकते हैं और विटामिन सी का प्रयोग करें, शुद्ध हवा में रहें और अपनी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लें। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अभी मेरी स्मेल नहीं आई। मेरे कई पेशेंट में 2 से 3 हफ्ते में ही स्मेल आ गई, लेकिन कई पेशेंट में 3 महीने 4 महीने भी लग गए हैं, लेकिन लोग ठीक हो गए हैं सब। जी, और चलते चलते हमारे जो लास्ट कॉलर हैं इनका सवाल भी ले लेते हैं। कोलकाता से लक्ष्मीपति जी ने फोन किया है। हेलो लक्ष्मी जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जी आपको भी। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैंने कोवैक्सीन लगाया था। जी। कोवैक्सीन लगाया था 5 सप्ताह हो गया जी, और अब हम लोगों को जाने के लिए लॉकडाउन के कारण हम लोग जा नहीं पा रहे हैं लगवाने के लिए दूसरा डिले हो गया। जी, तो ये 6-7 सप्ताह हो जाएगा, तो क्या हम लोगों को दिक्कत आएगी? जी डॉक्टर राकेश, अगर थोड़ा सा किसी वजह से किसी को समय पे नहीं लग पाती, थोड़ा डिले हो जाता है, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, मेरे कई पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉकडाउन की वजह से वो लोग नहीं लगवा पा रहे हैं। जी। 1 आध हफ्ते में अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर इंसुलिन को हम लोग अगर आपका ये कोवैक्सीन को हम 1 आध हफ्ते डिले कर देते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और डॉक्टर राकेश, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते बहुत संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी के श्रोताओं को? कोविड के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली चीज की कोविड के से इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना लोग डर रहे हैं। आप डिनायल मोड में मत रहें। अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन या का शक है, गले में खराश है, कोई भी उसके सिम्टम्स है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, अपने को सेल्फ आइसोलेट उसी समय कर लें। और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो बचने के लिए आप तो जो बताई गई हैं चीजें, अपना डबल मास्क लगाएं, अपनी डिस्टेंस रखें, अपने हाथ को बराबर साफ करते रहें और अब सेल्फ मेडिकेशन। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आपका संदेश हमारे श्रोताओं ने तक पहुंच गया है और आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।